हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर गाइज। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं मैथ्स 1 के पेपर के बारे में और हर एक टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस अपने को करने के हैं। तो आज की वीडियो में गाइज डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो गाइज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट डोंट वरी, लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपका जो भी वीडियो है लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि गाइज इसमें मैं आपको सभी जो चैप्टर है इसके बारे में बताने वाला हूँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ उसको सॉल्व करने वक्त हम लोग को कौन सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे चैनल के वीडियो वॉच करते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे अच्छी वीडियो हम लोग आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। ओके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और दूसरी बात गाइस, इससे पहले वाले जो वीडियो है मेरे, वो अगर आप लोग ने नहीं देखे रहेंगे तो जाके ज़रूर देखिए। उस पर मैंने गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने मैथ्स 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। देन गाइस एमसीक्यू वाला भी वीडियो है मेरे पास, उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी सब दिए हैं। तो इतना सब डेटा आपके पास रहेगा और अगर आप लोग इसका स्टडी करोगे तो आई होप कि आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके भी आगे जाके थोड़े और कुछ माइनर छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, जिसके ज़रिए आपको इन चैप्टर्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है दैट इज़ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में मैंने गाइस लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, तो जाके वो लेक्चर ज़रूर चेक करिए, वो वीडियो ज़रूर चेक कर दीजिए। इसके लिए मैं अभी यहाँ से गाइस चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ की पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल रहता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a² + bx + c = 0। तो आपको देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके 2.1 वाले जो क्वेश्चन है, ये सब का इस एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। या इसमें नीचे दिए हुए उसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम जो डिग्री रहता है, इंडेक्स जो रहता है, ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये अपने को पता है, क्योंकि a² + bx + c रहता है ना। तो इसका वैल्यू 0 रहेगा तो चलेगा, दैट इज सी का। x का वैल्यू 0 रहेगा तो भी चलेगा, बट इसका वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये x² कुछ भी रहना चाहिए, 1x², 2x², 5x², 10x², कुछ भी रहना चाहिए। तो x² चाहिए ही, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे रहेगा। दूसरा, इसको कंपैरिजन करके ABC का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ देखिए, ये मैंने बताया वैसे। तो ये क्वेश्चन रहेगा। एंड तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये रूट है क्या नहीं, ये चेकआउट करना, मतलब x = 1 और -1 इसके रूट है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करने का है, इधर x के जगह पे 1 ये वैल्यू डाल देने का है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको सॉल्व करने का है। और अगर इसका आंसर राइट हैंड जितना आ रहा है, ओके, राइट हैंड साइड में 0 है, दैट मीन्स इसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे x = 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 5 = 0। नहीं आया तो नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपको करने का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये के का वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। बट बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे पहले बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये पहचानना, देन ABC का वैल्यू निकालना और वैल्यू पुट करके रूट है या नहीं ये चेक करना। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद गाइस आपके पास एक कंपलसरी वाला रहता है, जिसमें आपको क्या करने का है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए गाइस आपके पास 3 मेथड है। पहला वाला जो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वाला फार्मूला। अभी इसके बाद वाले जो 3 एक्सरसाइज है दैट इज 2.2, 2.3 एंड 2.4, यही सीक्वेंस फॉलो कर रही है। तो इसमें आपको यही चीज़ें देखने की। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए गाइस, आपको इसको फैक्टराइजेशन करने का है। इसमें आपको क्या करने का है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू लास्ट टर्म, इतना मल्टीप्लिकेशन चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट टर्म के पास कुछ भी कोएफिशिएंट नंबर नहीं है तो वो 1 रहेगा, एंड लास्ट टर्म कितना है 54। तो 1 × 54 करेंगे, दैट मीन्स अपने को मल्टीप्लिकेशन चाहिए 54, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म जितना दैट इज -15। तो अपने को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन
54 हो जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद -15 आएगा। तो अगर मैं -9 और -6 ले लूँगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन 54 भी हो रहा है और -9 -6 इज इक्वल टू -15 भी हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्प्लिट अप करने का है गाइज। और गाइज इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 2 के जो है वो आपको एक PDF में मैंने इससे पहले ही शेयर कर दिया है, उसका लिंक भी गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो जाके ज़रूर चेक करिए। बट यहाँ पे ये जो 2.2 है या 2.3 है, इसमें आपको ये बात मतलब और 2.4 इसमें आपको क्या करने का है, जो भी सम है जैसे मैंने कहा है कि ये टोटली फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फॉर्मूला मेथड पे डिपेंड है। एंड ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में एक तो क्वेश्चन पक्का रहेगा इन तीनों में से, ओके। तो ये याद रखे ही जाइए और इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाइए, ओके। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगेन एक इंपॉर्टेंट मेथड या ईजी मेथड है। देखिए इसमें आपको क्या करने का है, अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट 3 सम में तो पहला वाला जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके पास कोएफिशिएंट नहीं है। वही अगर दूसरे 3 टर्म सम देखोगे दैट इज 4 5 6, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं रहेगा तो क्या करने का, नहीं रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं। और अगर रहेगा तो आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, डिवाइड ईच टर्म बाय दैट फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट। मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा है, 9, तो हर एक टर्म को यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 9। अगर इधर 2 है तो हर एक टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। इधर 5 है तो हर एक टर्म को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट अपने को यहाँ पे करना पड़ता है, इसको हम लोग पहले उस फॉर्म में लेकर जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर ये 9 से डिवाइड कर दिया तो ये वाला 9 स्टार्टिंग वाला ये 2 और ये 5 कट हो जाएगा। दैट मीन्स पहला वाला जो टर्म है दैट इज स्क्वायर वाला टर्म है उसके पास कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। उसके बाद वो सब नॉर्मली इस सम जैसे दिख जाएंगे। फिर इसको आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का है। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको 2ab इज इक्वल टू मिडल टर्म लेने का है, दैट इज 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे मिडल टर्म है x, साइन मत लीजिए, ओके। एंड उसको आपको फिर क्या करने का है, देखिए 2 इंटू a का वैल्यू हम लोग इसका जो वेरिएबल है वो पकड़ेंगे x, b का पता नहीं है ऐसा कंसिडर करेंगे और ये x कट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ओके। ये 2 मल्टीप्लाई ना उधर जाके डिवाइड करेगा। तो अपने को b का स्क्वायर लेने का, b का स्क्वायर कितना आएगा फिर 1/4, ओके। तो b का स्क्वायर आपका 1/4 आ गया। तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे 1/4 प्लस और माइनस कर देने का है इस इक्वेशन में। मतलब आपका इक्वेशन देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, x² प्लस x, पहले प्लस वाला 1/4 एंड देन -20 देन माइनस वाला 1/4। इसको आपको सॉल्व करने का है एंड आपको फार्मूला मेथड में मिल जाएगा। तो देखिए ये एक आसान काम है बट ये आता है एंड नहीं आया तो आपको फार्मूला मेथड तो आ ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपको दिखना ही है। तो फार्मूला मेथड करते वक्त गाइस आप लोग को क्या करने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है जो इक्वेशन है उसका कंपैरिजन करके ABC का वैल्यू निकालना। ये भी खुद में भी एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी एक क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद B² - 4AC निकालना, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। आप लोग ABC का जो भी वैल्यू है उस ये वाले फार्मूला में डाल के आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। या डेल्टा का वैल्यू, कभी कभी आपको बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ B² - 4AC, कभी कभी बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, कभी कभी बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, B² - 4AC का ही वैल्यू निकालने का है। तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे के सुनिए और उसके ऊपर काम करिए, ओके। तो ये बात यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर गाइस हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे देन उसके बाद आपको क्या करने का है, इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करने का रहेगा। तो अपने पास फार्मूला रहेगा, जैसे कि अगर इसका मैं B² - 4AC का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो उसके बाद हमारा फार्मूला रहेगा अभी क्या निकालने का, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ B² - 4AC अपॉन 2a। इस वाले फार्मूला में डाल के आपको गाइस यहाँ पे सॉल्व करने का है। b का वैल्यू जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लेके आता अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे +6 है अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इधर -6 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन रहता है। प्लस और माइनस से रूट ऑफ B² - 4AC जो भी आपका पहले हम लोग ने निकाला ना B² - 4AC थोड़ी देर पहले, तो वो वैल्यू वहाँ पे लिख देने का है। तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 2 है, 2 इंटू a का वैल्यू जो भी है 1 2 3 उससे मल्टीप्लाई करके लिख देने का। तो ये है हमारा गाइस कंप्लीटिंग फार्मूला मेथड। तो इस तरह से ये फार्मूला मेथड के सम आपको यहाँ पे करने के, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के तौर पे भी दिया गया है लेकिन करने का पार्ट सेम है। फार्मूला मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट रहेगा। नेचर ऑफ रूट के लिए गाइस जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका क्या आ रहा है उसके ऊपर रहेगा, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इक्वल टू 0 आ सकता है, डेल्टा ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव, डेल्टा लेस दैन 0 दैट इज निगेटिव, ये आ सकता है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया तो हम लोग बोलेंगे गिवन इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल रूट, एंड डेल्टा इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव में आया तो नॉट अ रियल रूट। तो इस तरह से ये यहाँ पे रहता है, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 3 पॉइंट दिए हैं, ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0 और इक्वल टू 0, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए। तो ये पॉइंट्स से आप लोग को जज करने का है। देन उसके बाद गाइस एक पार्ट यहाँ पे बचता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना। ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए आपको 2 वैल्यू दिए जाएंगे अल्फा एंड बीटा, और आपको बोला जाएगा कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो आपको क्या करने का है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा एक बार करने का है, आप लोग देख पा रहे हो, और एक बार अल्फा इंटू बीटा करने का, मतलब एक बार प्लस और एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये 2 चीज़ें होने के बाद आप लोग जज कर सकते हो कि इसका फैक्टराइजेशन मेथड से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बन सकता है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखिए। और इसमें आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ऐसा कुछ तो पूछा जा सकता है, आपको ऐसा कुछ तो दे के ये वाला पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ रूट, या ये सम ऑफ रूट एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह। तो इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरह से करके रख दीजिए। तो ये रहेगा। एंड इसमें के का वैल्यू निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है कि गिवन इक्वेशन एज अ रियल एंड इक्वल रूट, ऐसा बोला जाएगा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको भी सेम है, रियल एंड इक्वल रूट में हम लोग अपने तरफ से करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा ऑब्वियसली आपका के में आएगा। ओके, और उन्होंने बोला है रियल एंड इक्वल रूट है, दैट मीन्स आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो ये वाला पैटर्न है के। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कुछ भी आप लोग सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 7 के लिए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से हमारा इतना ही आएगा, दैट इज़ 7 के प्लस समथिंग। ओके, तो ये वैल्यू रहेगा क्योंकि के अपने पास आएगा, क्योंकि के क्वेश्चन में है ना अपने, तो आएगा। एंड फिर उसके बाद कंपैरिजन 0 के साथ करेंगे क्योंकि रियल और इक्वल रूट है, तो सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है। एंड इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड है, जाके चेक करिए डिटेल में किस तरह से सॉल्व किया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइज, फटाफट डाउनलोड कर दीजिए, जितना हो सके उतना डाउनलोड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या करने का, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस टाइम है अपने पास, कर लेंगे आराम से, हो जाएगा, जितना टेंशन नहीं है। आप लोग ने बहुत कुछ किया भी रहेगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख पाओगे। ओके, और साथ ही साथ मैथ्स 2 के भी उसमें है, तो अभी कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। देन उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए गाइस थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टाइम पे भी मैंने बोला था कि आप लोग को क्या करने का देखना पड़ेगा कि ये सम जो है ये यूजिंग 1 वेरिएबल है या यूजिंग 2 वेरिएबल है। 2 रहेगा तो लास्ट वाले चैप्टर का है, 1 रहेगा तो ये वाले चैप्टर का है। तो प्रॉपरली क्वेश्चन रीड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लीजिए। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस आपको एक ही इक्वेशन रहेगा, ओनली 1 इक्वेशन। वही अगर पिछले वाले चैप्टर में देखा जाए तो 2 इक्वेशन रहता ही है, क्योंकि इसको हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था ना। इसको ऐसा नहीं है, इसको एक ही इक्वेशन रहेगा जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से ये रहता है। इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम रीड करिए, इक्वेशन क्रिएट करना आना चाहिए। सॉल्व करने का काम जो है गाइस वो बहुत ही आसान काम है, इजी काम है, आप लोग इजीली कर सकते हो, बट इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सरसाइज में एपी है या नहीं है ये चेक करना। एपी है या नहीं है ये टोटली डी के ऊपर डिपेंड है। डी इज़ यूअर कॉमन डिफरेंस, 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग डी बोलते हैं। डी निकालने के लिए हमारा नॉर्मल फार्मूला है T2 माइनस T1। ओके, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करोगे तो बीच का गैप मिल जाएगा, और बीच के गैप को ही मैंने क्या बोला, डी बोलते हैं, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। तो अगर डी आपका कांस्टेंट है तो वो एपी है, नहीं है तो दे आर नॉट इन एपी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में वगैरह पूछे जाते हैं, या ए और डी का वैल्यू दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका सीक्वेंस क्या आएगा, ए इज इक्वल टू समथिंग, डी इज इक्वल टू समथिंग। तो आपको पता है T1 इज इक्वल टू ए रहता है, T2 के लिए आपको क्या करने का है, T1 में ए ऐड करने का है, T3 के लिए क्या करने का है, T2 में T2 में डी ऐड करने का। डी ऐड करते करते आगे बढ़ जाइए, समझ में आया।
T4 के लिए T3 में D ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ सकता है। और D का जो वैल्यू रहता है कैसी है, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी रह सकता है या ज़ीरो भी रह सकता है। तो गाइज मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ प्लीज़ गाइज अच्छी तरह से सुनिए, उसके ऊपर काम करिए एंड लास्ट तक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात गाइज यहाँ पे है कि मैंने अभी तक जो भी पेपर है, दैट इज़ मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, इन तीनों में पेपर में भी जो मैंने चीज़ें बताई है वही चीज़ें एज इट इज़ या उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके आई है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा प्रेडिक्शन कितना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 13 ईयर का एक्सपीरियंस बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट आपको हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ TN एंड SN। T मतलब टर्म एंड S मतलब सम। तो ये गाइज आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके समझ के लेने का है कि क्या T रहेगा, क्या S मतलब कभी TN निकालने का और कभी SN निकालने का है। एंड आपको पता ही है कि इनके आपके इंडिविजुअली फार्मूलाज है ही TN और SN निकालने के। तो वो फार्मूलाज भी गाइज आप लोग देख लीजिए कि कौन से है। जैसे TN का फार्मूला है, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ओके। और SN का फार्मूला है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। और अगर लास्ट टर्म पता रहेगा तो N/2 ब्रैकेट में T1 प्लस TN। तो देखिए ये वाले जो फार्मूलाज है ये अच्छी तरह से करके रखिए, इसमें अच्छी तरह से बैठ कर लीजिए, क्योंकि छोटे भाग के क्वेश्चन भी जैसे मैंने बोला कि ये रह सकते हैं और साइमल्टेनियसली यहाँ पे टर्म निकालना वगैरह ये सब क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। तो ये यहाँ पे याद रखिए इस वाले सब में। और इसका कैसे एक्टिविटी वगैरह अच्छी तरह से कर दीजिए, ओके। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एपिक में से एक्टिविटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से एक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी यहाँ से कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि SN कब यूज़ करने का है और TN कब यूज़ करने का ये पता रहना चाहिए। जब भी सम पूछा है, टोटल कितना रहेगा, टोटल सम कितना रहेगा, सब मिला के कितना पैसा इकट्ठा किया, ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, टोटल सम, ओके, एकदम वगैरह ऐसा आ रहा है, तो हम लोग SN यूज़ करेंगे। वही कितने पोजीशन पे कौन है, उसका नंबर कितने आ रहा है, ओके, कितने डायरेक्टली कितने वैल्यू रहेंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको TN निकालने का है। तो गाइस ये यहाँ पे इस वाले चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन TN एंड SN एंड उसके अकॉर्डिंगली। इसमें गाइस देखिए कभी कभी आपको सीक्वेंस दिया जाएगा, कभी कभी आपको सीक्वेंस नहीं दिया जाएगा। जैसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इसका आपको सीक्वेंस नहीं दिया है, तो आपको करना पड़ेगा n इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड डैश 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 अप टू 2n। तो अभी इसका आपको क्या करने का है, फाइंड द सम मतलब SN निकालने का है। लेकिन पहले तो n तो पता रहना चाहिए ना कितने n है। तो आप लोग पहले क्या करोगे, SN में डालने से पहले यहाँ पे देखिए अपने पास फार्मूला है, नहीं वैसे भी SN का डायरेक्टली फार्मूला भी है, SN इज इक्वल टू T1 प्लस TN। ऐसा करके हुए आप लोग निकाल सकते हो, या जैसे उन्होंने बोला कि ये वाला मेथड भी यूज़ करके A और D का वैल्यू निकाल के भी आप लोग कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स है, इससे ज़रिए आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। अगेन जैसे मैंने बोला कि कभी कभी आपको सीक्वेंस दिया जाएगा, कभी कभी सीक्वेंस आपको क्रिएट करने बोलेंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि किस तरह से कभी सीक्वेंस बनाने बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपरेशन करिए। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें गाइस देखिए अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल GST रहेगा। GST जितना भी रहता है, सपोज फॉर एग्जांपल 18% GST ऐसा हम लोग ने अगर बोल दिया, तो उसका गाइस फिर बाइफर्केशन हो जाता है CGST और SGST के बीच में। CGST फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो GST जाता है वो सेंट्रल GST हम लोग बोलते हैं, एंड स्टेट GST ये रहता है। स्टेट GST को गाइस UT GST से भी रिप्लेस किया जा सकता है, UT फॉर यूनियन टेरिटरी GST। और CGST तो रहेगा गाइस, सेंट्रल के पास तो जाएगा, यूनियन टेरिटरी रहेगा तो UT GST रहेगा। तो गाइस वो SGST जैसा ही UT GST रहता है। तो ये याद रखिए, आपको क्या किया जाएगा, कोई भी एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर इतना % GST है, तो आपको GST का वैल्यू निकालने बोल सकते हैं, उसमें से CGST का वैल्यू निकालने बोल सकते हैं, उसमें से SGST या UT GST का वैल्यू निकालने बोल सकते हैं। तो बहुत ही आसान काम रहता है। और देखिएगा इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में आपका GST का वैल्यू एडअप होके आता है। ये बात भी गाइस अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि
अगर आप लोग जीएसटी ऐड नहीं करोगे और प्रोडक्ट का कॉस्ट लिखोगे तो आपका सम का आंसर जो है वो गलत दिया जाएगा। तो ये गाइज आपके फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में रहेगा। देन गाइज इसमें और एक पैटर्न है कि जो जीएसटी रहेगा वो परचेस करते वक्त एक दिया जाएगा और सेल करते वक्त एक दिया जाएगा। इसको हम लोग गाइज इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट या और आउटपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा बोलते हैं। तो ये भी गाइज याद रखिए, आउटपुट और इनपुट वाले जो टैक्स क्रेडिट है इससे आपको जीएसटी पेएबल मिल सकता है। जीएसटी पेएबल का गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आता है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इन दोनों वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, परचेस के टाइम वाला, सेल के टाइम वाला जीएसटी, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके भी आपको जीएसटी पेएबल ये मिल सकता है, जो ये वाले एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इसके सम्स भी आते हैं। एंड देन उसके बाद गाइज ये जो जीएसटी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपका मतलब टोटल जीएसटी में इतने ही क्वेश्चंस आपको करने के हैं। उसके बाद अगर आप लोग आगे जाओगे तो आगे आपके पास आ जाएगा इस वाले चैप्टर का नेक्स्ट वाला टॉपिक दैट इज शेयर्स। ओके, शेयर्स में कैसे आपके पास एमवी और एफवी ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है। एफवी मतलब फेस वैल्यू जो एक्चुअल में शेयर का डिसाइड रहता है, एमवी इज़ अ मार्केट वैल्यू जो शेयर का डिसाइड हो जाता है। ओके, तो ये देखिए गाइस, जितना हम लोग ने डिसाइड किया उतना ही रह सकता है, या जितना हम लोग ने डिसाइड किया उससे ज़्यादा रह सकता है, या जितना हम लोग ने डिसाइड किया उससे कम भी रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जितना है उतना ही वैल्यू रहेगा तो एट पार, अगर जितना है उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग ने मतलब एफवी से एमवी ज़्यादा रहेगा तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, और एफवी से एमवी अगर कम रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटिंग। ओके, तो इस तरह से आपके सवाल यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन गाइज कर लीजिए। और यहाँ पे गाइज जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखिए ये चीज़ें आपको करने की है। ये देखिए प्रीमियम बार एंड डिस्काउंट। ओके, इसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड दूसरी एक बात गाइज यहाँ पे पूछा जाता है दैट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा याद रखिए कि आपका जो भी डिविडेंड है ये एफपी पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो ये याद रखिए, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसका जितना परसेंटेज बोला है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग एफवी के हिसाब से क्या निकाल सकते हो, जो भी आपका मतलब जो भी आप लोग वैल्यू निकालना चाहते हो ये एफवी के ऊपर निकालने वाले हो। तो ये याद रखिए कि हम लोग को यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, डिविडेंड निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये एफवी के ऊपर ही निकालेंगे। तो ये बातें यहाँ पे रहेगी। देन उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ब्रोकरेज से रिलेटेड। ब्रोकरेज आपको पता है, जो एजेंट को हम लोग देते हैं उसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। तो एक बात याद रखने की गाइस, यहाँ पे परचेस के टाइम पे प्रोडक्ट का प्राइस प्लस ब्रोकरेज का प्राइस करके एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस आता है, और सेलिंग के टाइम पे सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव बोलिए या एक्चुअल सेल अमाउंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ब्रोकरेज का वैल्यू निकालिए, परचेस के टाइम पे ब्रोकरेज परचेस में ऐड करके प्रोडक्ट का वैल्यू बताएंगे हम लोग, एंड सेल के टाइम पे सेल में से ब्रोकरेज माइनस करके हम लोग को कितना वैल्यू मिला ये हम लोग बताएंगे। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से ये गाइज जो चैप्टर है इसमें इतना ही है। एंड आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से करने का है, और जैसे मैंने कहा कि ये जो ब्रोकरेज वगैरह का है पैटर्न वो अच्छी तरह से देख लीजिए, 1 का है, 2 का है या पूरे का वैल्यू का है, तो इस तरह से रह सकता है। डिविडेंड है नहीं है उसके अकॉर्डिंगली रह सकता है। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग मूव कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। यहाँ पे आपको जस्ट पहले तो एस दैट इज सैम्पल स्पेस रहना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस दैट इज एन ऑफ एस, ये पता रहना चाहिए। एंड देन एनी इवेंट, ओके, जो भी इवेंट्स यहाँ पे बताए हैं वो पता होने ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पे गाइज कुछ बातें अगर आपको बताने की रहेगी तो फर्स्ट थिंग गाइज आपके पास जो भी इवेंट रहेंगे वो सॉरी सैम्पल स्पेस रहेंगे वो मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक रहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो एक तो रहेगा कॉइन्स वाले रहेंगे, एक कॉइन टॉस एच, और हेड और टेल 2 कॉइन टॉस किया है तो क्या आएगा, 3 कॉइन टॉस किया है तो क्या आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको करने का है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉइन के बाद दूसरा आ जाता है डाइस। एक डाइस थ्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6, 2 करने के बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 वाला जो पैटर्न आ जाता है टोटल 36 नंबर्स का, वो लिखने का है। ओके, देन कॉइन में जैसे मैंने बोला कि 1 2 3, और डाइस में 1 डाइस या 2 डाइस, ये पैटर्न आपके फिक्स रहते हैं। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे थर्ड वाला पैटर्न जो रहता है दैट इज़
कार्ड्स के सम रहते हैं। कार्ड्स में आपको पता ही रहेगा हर एक प्रकार के 13 कार्ड्स रहते हैं। ओके, डायमंड और हार्ट के कार्ड जो रहते हैं वो 13 रहेंगे। ओके, एंड स्पेड के और क्लब के जो भी रहते हैं वो भी 13 कार्ड रहते हैं। तो इस तरह से रहते हैं। ये दोनों रेड रहते हैं तो रेड के 26 हो गए। ये दो ब्लैक रहते हैं तो ब्लैक के 26 हुए। इसमें कुछ नंबर कार्ड्स रहते हैं, कुछ फेस कार्ड, जैसे कि राजा रानी एंड ये जो रहता है गुलाम वगैरह, जैसे हम लोग बोलते हैं जैक, तो ये आप लोग को फेस कार्ड रहते हैं। और बाकी के जिसमें रहते हैं नंबर्स रहते हैं। एस एक का जो रहता है उसको हम लोग सेपरेटली कंसिडर करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक अच्छी तरह से याद रखिए। देन उसके बाद गाइस फोर्थ वाला है कि नंबर्स 2 डिजिट वाले नंबर्स फॉर्म करो वगैरह, इस तरह से कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। 2 डिजिट वाले नंबर फॉर्म करो, तो आपको देखने का है 0 से 2 डिजिट वाला नंबर या 3 डिजिट वाला नंबर बनता नहीं है। बाकी कौन सा भी नंबर आप लोग स्टार्टिंग में ले सकते हो। और लाइन से लिखिए 1 2 है, 1 0 है, 1 5 है। और यहाँ पे देखिएगा रिपीटेशन बोला है कि नहीं। अगर रिपीटेशन नहीं बोला है तो आप लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हम लोग 11, 22, 55 ये नंबर्स भी लिख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं रहेगा तो ये नंबर्स नहीं लिखने के। तो ये गाइस प्रॉपर्ली सम रीड करने के बाद आपको पता चलेगा। ये 14 कैटेगरी है। और 5वां कैटेगरी में अगर बात करें तो 5वां कैटेगरी है कमेटी फॉर्म वाला। ओके, जैसे कि 2 मेन है एंड 3 वुमेन है, इनका कमेटी फॉर्म करने का तो कितना कमेटी बनेगा? 1 2 फिर 1 और फिर ये 4, फिर 1 फिर 2 फिर 3 7, फिर 1 फिर 2 9 और फिर 1 2। इस तरह से आप लोग के टोटल 10 कमेटी बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बनाने की है। तो ये इस कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं। समझ में आ रहेगा। कॉइन रहेगा 1 2 3 कॉइन। ओके, देन डाइस में जैसे मैंने कहा कि 1 और 2 ही रहेगा। देन आपके पास रहेगा कार्ड्स। ओके, देन चौथे नंबर पे है आपके पास नंबर्स 1 2 3 डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट वाले नंबर। एंड 5th पे आपके पास यहाँ पे मतलब देखिए कार्ड्स के होने के बाद, नंबर्स के होने के बाद आपके पास कमिटी वाले भी सम्स रह सकते हैं। तो ये कुछ सम्स के पैटर्न है गाइस, इसमें आपको करने का है। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, चैनल पे वीडियोस है, जाके ज़रूर चेक करिए। 1 मार्क का वीडियो मतलब क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मैंने दिए हैं। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको PDF के तौर पर मिल जाएंगे। MCQ वाले भी रहेंगे एंड नॉर्मल जो सम्स वाले भी है वो भी आपको गाइस मिल जाएगा। दोनों भी PDF बहुत काम की है, करके जाइए। 101% उसमें से ही आने वाला है, तो पक्का मैं अभी बोल के जा रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद हम लोग लास्ट वाले चैप्टर के पास मूव होते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपने को यहाँ पे पहले तो 3 पैटर्न सीखने के हैं। दैट इज़ मीन निकालना सीखने का है, मीडियन निकालना सीखने का है एंड देन मोड निकालना सीखने का है। ओके, तो इसमें भी अलग फिर से 3 पैटर्न है। एक डायरेक्ट मेथड हम लोग बोलेंगे, देन अज्यूम मीन बोलेंगे एंड देन स्टेप डेविएशन बोलेंगे। तो ये 3 मेथड है। इसमें आपको 4 कॉलम, इसमें आपको 5 कॉलम, इसमें आपको 6 कॉलम का टेबल बनाना पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिए। इसमें क्लास सेम नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन मीडियन एंड मोड एंड इवन। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम निकालते वक्त भी आपको ये जो क्लास रहते हैं, क्लास कैसे रहने चाहिए? सेम क्लास रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास रहनी चाहिए। मतलब क्लास के बीच में गैप नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे गैप है, देखिए 19 को खत्म 20 को, तो ये नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग ये जो निकाल रहे हैं वो मीन निकाल रहे हैं। मीन के टाइम पे अपने को कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन यही चीज़ें अगर हम लोग मोड के टाइम पे करेंगे तो ये अलाउ नहीं है। ओके, मोड के टाइम पे या मीडियन के टाइम पे आपको क्लास सेम रहने चाहिए, मीन के टाइम पे चल जाएगा। समझ में आ गया? ये देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो समझा देता हूँ। ये देखिए गैप है ना क्लास में, 10 11 15 16, मतलब ऐसे गैप रहेगा तो आपको भरने के लिए ये करना पड़ेगा। दैट इज़ कंटिन्यूअस क्लास करने पड़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, गैप पहले का कितना है वो देखने का। एक का गैप है, आप लोग देख पा रहे हो, 10 को ख़त्म 11 को चालू। 1 का गैप है, जितना गैप है उसका आधा करने का। जैसे अगर 1 का गैप है तो उसका आधा 0.5 आएगा। लोअर में से माइनस 6 में से 0.5 माइनस 5.5 और अपर में प्लस 10.5, फिर 10.5 15.5 15.5 20.5। इस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो गाइज इजी है, आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके,
उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मीडियन मोड ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, उसके भी सम्स आप लोग को टेबल के थ्रू करने के हैं। टेबल आप लोग इनका भी अच्छी तरह से करके जाइए। इसके टेबल में जैसे मैंने कहा कि क्लास सेम होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, उतना कर लीजिए। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मीडियन मोड होने के बाद अपने को यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अपने को ग्राफ में रहेगा हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम करते वक्त भी क्लास सेम रहनी चाहिए। अगर हिस्टोग्राम का सम आ रहा है तो बेस्ट सम है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं, फटाफट ग्राफ निकाल लीजिए और आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन उसके बाद अपने पास रहेगा पॉलीगॉन। ओके, तो पॉलीगॉन के जो सम्स रहेंगे वो भी आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला जो सम है, कुछ इस कैटेगरी के सम्स आपको दिखते हैं। इसमें आपको क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन जो भी पॉइंट्स रहेंगे उसको प्लॉट करके आपको क्लास मार्क का मतलब एक टेबल बनाने का है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, जो आपको स्केल से ज्वाइन करने का है। स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी गाइज हम लोग 0 लगेंगे। ओके, तो देखिए ये इस तरह से फिर दिख जाएगा आपको। ये देखिए, ये वाला जो है ना, एक्स्ट्रा क्लास लिए गए हैं, इसका फ्रीक्वेंसी देखिए आप लोग 0 दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से सम रहते हैं। एंड लास्ट में जाके गाइस आपको एक सेंट्रल एंगल वाला जो रहता है उसका सम करने के रहते हैं। इसका एक फार्मूला है सेंट्रल एंगल वाला, वो अच्छी तरह से याद रखिए। यहाँ पे फार्मूला आपको दिया रहेगा, द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इंटू 360, जिसको हम लोग पाई डायग्राम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मतलब पाई डायग्राम निकालना भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है, देखिए नंबर ऑफ, ये यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, बट आगे किधर, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला फार्मूला। ये एक फार्मूला बहुत काम का है, इसके ऊपर भी आपको सम्स पूछे जा सकते हैं। तो गाइस इस चैप्टर में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे सम्स है। मीन के 3 सम है, देन मीडियन का एक सम है, 4 हो गए, मोड का एक सम है, 5 हो गए, हिस्टोग्राम 6, पॉलीगॉन 7 एंड पाई डायग्राम 8 कैटेगरी के सम है। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, और बाकी के फिर छोटे छोटे रहेंगे। मैक्स टू मैक्स आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 4 मार्क्स और एक 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या दोनों भी 3-3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एक ही बड़ा पूछा तो कुछ छोटे में 1 या 2 मार्क्स में आपको MCQ में ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से गाइस मैंने आपको सभी टॉपिक का रिवीजन करवा के दे दिया है, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं उतने याद रखिए, बाकी सम्स आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने PDF आपके साथ शेयर कर दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एंड MCQs भी डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।